A very good morning to all my dear students. I Kajal welcome you all to Vision Civil Service where you will get the foundational courses of civil services, that is prelims, mains and optional, and after then state pieces, that is prelims, mains and optional, and then other competitive exams like SSC, CGL, banking, CPO, then CTET, STET, CUET, right? And those who are working students who are boys or girls, उनके लिए अलग स्पेशल बैचेस हैं राइट अवेलेबल फॉर यू ऑल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ एंड आफ्टर देन 2 डेमो classes are free. So if you get our contents very easily and it is understanding by you all, then I guess you should share, like and subscribe our channel. Okay, so by not wasting much time, I would like to start our first thing, that today we will read about government schemes, right? EPFO. ईपीएफओ के बारे में सुना होगा आपने. ईपीएफओ क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. इसने इशू किया है फ्रेश सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर एम्प्लॉयज हु हैड नॉट ऑप्टेड फॉर पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस. ईपीएफओ ने एक नया इंस्ट्रक्शन फिर से सेट किया है उन एम्प्लॉयज के लिए जिन्होंने पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ऑप्ट नहीं किया था. देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के जो सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने हायर पेंशन के लिए ऑप्ट नहीं किया था, अब उन्हें दूसरा ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा, राइट? In compliance with Supreme Court's order, the Employees Provident Fund Organization issued instructions to all its regional and zonal offices on the manner in which employees should apply for the higher pensions. सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो ईपीएफओ है उसने इशू किए हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस अपने रीजनल और जोनल ऑफिसेज में कि जिन एम्प्लॉयज ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो अपने हायर पेंशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. EPFO has now allowed subscribers to go beyond the pensionable salary. EPFO ने अलाउ किया है कि सब्सक्राइबर जो अपने पेंशनेबल सैलरी के बियॉन्ड जा सकते हैं, जो कि 15,000 से तक का हो सकता है, ऑन विच एम्प्लॉयज डिडक्ट ए सम इक्वल टू 8.33% ऑफ एक्चुअल बेसिक सैलरी. जिसमें एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, एक्चुअल सैलरी में से 8.33% जो है वो डिडक्ट कर लेते हैं टुवर्ड्स पेंशन, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम. इस स्कीम के अंडर आपकी जो भी सैलरी है उसका 8.33% क्या किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है इस स्कीम के अंडर. What this essentially means कि employee and an employer can sign up together, कि एक employer उसका जो employer है, ठीक है, वो दोनों एक साथ sign up कर सकते हैं, requesting the EPFO to deduct 8.33% of higher monthly basic salary, कि वो EPFO को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनकी जो भी सैलरीज हैं उसका 8.33% जो है वो मंथली कटता रहे, thus ensuring larger accumulation towards pension over their work life, ताकि उनके वर्क लाइफ के बाद की जो लाइफ रहे उसमें हायर पेंशन उन्हें मिल सके. With this new circular, the EPFO has covered the pending category of employees. इससे क्या है, EPFO ने कवर किया है एम्प्लॉयज का पेंडिंग कैटेगरी who continue to be in service on or after September 1, 2014. ये क्या रिक्वायर करेगा, रीएलोकेशन ऑफ कॉर्पस फ्रॉम द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड टू एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंबरशिप अंडर दीज स्कीम्स, ठीक है. एप्लीकेशंस फॉर हायर पेंशन नीड टू बी सबमिटेड विद द ईपीएफओ. इसका जो एप्लीकेशन है उसे सबमिट करना बहुत जरूरी है. EPS which is administered by the EPFO provides employees with pension after the age of 58. जो EPS है उसे EPFO एडमिनिस्टर करता है और ये एम्प्लॉयज को पेंशन कब देता है, 58 एज की बाद से. Both the employee and the employer contribute 12% of employees' basic salary and dearness allowance to the EPFO. जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर हैं वो अपनी बेसिक सैलरी का 12% जो है डियरनेस अलाउंस जो ईपीएफ तक देते हैं. द एम्प्लॉयज एंटायर पार्ट गोज टू ईपीएफ. एम्प्लॉय का एंटायर जो पार्ट है वो ईपीएफ तक जाता है और जो 12% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है जो एम्प्लॉयर देता है वो 3.67% कॉन्ट्रीब्यूशन ईपीएफ में स्प्लिट हो जाता है और 8.33% कॉन्ट्रीब्यूशन ईपीएस को मिलता है. इसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट है उसने 1.16% जो है वो कंट्रीब्यूट किया है एक एम्प्लॉय की पेंशन में. एम्प्लॉयज डू नॉट कंट्रीब्यूट फ्रॉम देयर शेयर ऑफ पीएफ टुवर्ड द पेंशन स्कीम. एम्प्लॉय जो है वो अपने पीएफ के शेयर में से पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं.
ईपीएफओ ने इंस्ट्रक्ट किया है अपने फील्ड ऑफिसर्स को कि वो ऑप्शन दे फॉर हायर कंट्रीब्यूशन बाय वन द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर्स हु हैड contributed on salary exceeding the wage ceiling of rupees 5,000 or 6,500 two did not exercise joint option. ठीक है, employees who had already contributed on higher wage, जिन एम्प्लॉयज ने हायर वेज पे ऑलरेडी कंट्रीब्यूट किया हुआ है लेकिन अपना जो ऑप्शन है वो प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं किया है, विल नाउ बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एप्लीकेशन एट रीजनल ऑफिस. अब वो क्या करेंगे, अपना जो एप्लीकेशन है वो ईपीएफओ के ऑफिस में जाके सबमिट करेंगे. इन केस अमाउंट में अगर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी बाय प्रोविडेंट फंड टू पेंशन फंड या कोई री डिपॉजिट की बात आती है तो एम्प्लॉयज को जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भी मिलेगा. इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम एग्जेम्प्टेड प्रोविडेंट फंड, अगर ट्रांसफर करने की बात आती है टू पेंशन फंड, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड से पेंशन फंड में जाने का अगर बात आता है तो एक अंडरटेकिंग ट्रस्टी है वो सबमिट करना पड़ेगा जिसको भी आप ट्रांसफर कर रहे हो उसको. इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अनएग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स, एम्प्लॉयज का अनएग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट में जो रिक्वेसाइट एम्प्लॉयर शेयर है रिफंड का, वो सेम जो है वो डिपॉजिट किया जाएगा विद रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर्ड अंडर पैरा 60 ऑफ ईपीएफ स्कीम 1952 टिल द डेट ऑफ एक्चुअल रिफंड. ओके, नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है कि एम्प्लॉयमेंट का जो एम्प्लॉयज का जो पेंशन स्कीम है वो अलाउ करेगा दूसरी अपॉर्चुनिटीज को who have availed of EPS to opt for higher annuity over the next 4 months. ठीक है, एम्प्लॉयज जो एग्जिस्टिंग EPS मेंबर्स थे as on September 1, 2014 were given another chance to contribute up to 8.33%. उन्हें क्या किया जाएगा, एक्स्ट्रा चांस दिया जाएगा 8.33% तक कंट्रीब्यूट करने के लिए अपनी बेसिक सैलरीज में से. ठीक है, जो एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड है और मिसलेनियस जो प्रोविजंस है वो प्रोवाइड नहीं करती है पेंशन स्कीम, तो 1995 में एक अमेंडमेंट के थ्रू एक स्कीम फॉर्मुलेट किया गया था एम्प्लॉयज पेंशन का, जहाँ पे पेंशन फंड जो है 8.33% का डिपॉजिट एम्प्लॉयर्स का चाहता है कि वो कंट्रीब्यूशन करे अपने प्रोविडेंट फंड्स के तरफ. एट दैट टाइम मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी वो 5,000 पर महीने थी जो कि बाद में बढ़ा के 6,500 तक कर दी गई. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स. ये कौन सा स्कीम अब आया है और इसका क्या मोटिव है? कैबिनेट ने अप्रूव किया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2022 और 23 और 25 और से लेके 25-26 तक. क्या है ये फोकस करता है रूरल एरियाज को डेवलप करना. ठीक है, इन नॉर्दर्न बॉर्डर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड मोर देन 663 विलेजेस विल बी डेवलप्ड अंडर द प्रोग्राम. इस प्रोग्राम के अंदर 663 जो गांव हैं उन्हें इम्प्रूव किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा. इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर 2 years. इन्हें 2 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मतलब 2022-23 से लेके 25-26 तक. ठीक है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसमें 4800 करोड़ जो एलोकेट कर रही है और इसके 2500 करोड़ जो है वो यूज किए जाएंगे रोड्स बनाने में. कैबिनेट अप्रूव्ड द स्कीम रिसेंटली, और कैबिनेट ने इसे रिसेंटली क्या किया है, अप्रूव किया. आप देख सकते हैं जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया है. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो कि फिजिकल ईयर 2022-23 से लेके 2025-26 तक रहेगा. राइट, फाइनेंशियल एलोकेशन स्कीम इसका 4800 करोड़ का है. ये क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज होंगी 4 स्टेट्स में, 1 यूनियन टेरिटरी में अलोंग द नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर. बेनिफिट्स क्या है, गाँव का बहुत ग्रोथ होगा और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी और आउट माइग्रेशन जो है वो रिवर्स हो जाएंगी, मतलब लोग अब बाहर जाना बंद कर देंगे और अपने ही जगह पर काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे डेवलप होंगे. अब इस स्कीम का की फीचर देखते हैं. 1 विलेज 1 प्रोडक्ट कंसेप्ट विल बी अडॉप्टेड. क्या यूज होगा, 1 विलेज 1 प्रोडक्ट का कंसेप्ट किया जाएगा. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इनकरेज की जाएगी बाय ओपनिंग ग्रोथ सेंटर्स को ओपन करके. ये सेंटर जो है वो हब और स्पोक मॉडल की पे काम करेंगे. फिर क्या होगा, यूथ पे और वुमेन पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम किया जाएगा. हेरिटेज डेवलपमेंट होगी और लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज का प्रमोशन भी किया जाएगा. इको एग्री बिजनेस की डेवलपमेंट की जाएगी. जो भी एनजीओ, कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं
वो भी इस स्कीम में क्या रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। अब ये स्कीम इंप्लीमेंट कैसे होगा? ईच विलेज पंचायत विल क्रिएट विलेज एक्शन प्लान विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हर विलेज पंचायत क्या करेगा, जो विलेज एक्शन प्लान है उसे बनाएगा, किसकी हेल्प से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से। और वो मेनली फोकस करेंगे ड्रिंकिंग वाटर पे, 24/7 आवर इलेक्ट्रिसिटी पे, ऑल वेदर रोड्स पे, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे, इंटरनेट कनेक्शंस, देन टूरिस्ट सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, मल्टीपर्पज सेंटर एक्सेट्रा। बेनिफिट्स एंड चाइना फैक्टर। ये जो स्कीम है वो हेल्प करेगा इंडिया को अपनी पॉपुलेशन को रिटेन करने में, ठीक है। और इन चाइनीज इनफिल्ट्रेशन से क्या होगा, जो बॉर्डर है चाइना का वो ट्राई करेगा कि हमारा इनका जो इन्फ्लुएंस है वो लैंड एरियाज तक पहुंचे। और ये इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आगे के जोन्स के लिए अपनी पॉपुलेशन को क्या करे, इंक्रीज करे। रिसेंटली चाइना ने एक बड़ा रेलवे प्लान जो है वो अनाउंस किया है। 1962 इंडो चाइना वॉर जो हुआ था उसकी वजह से 219 NH जो हैं, जो कनेक्ट होते हैं तिब्बत और चाइना के साथ, ठीक है। तो चाइना ने रिसेंटली अनाउंस किया अपना प्लान, ताकि अपना रेलवे लाइन को हाईवे के थ्रू क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। क्लियर हो गया आपको ये स्कीम, जो कि डेवलपमेंट करेगा 663 विलेजेस का। क्लियर। नेक्स्ट इज जल जन अभियान। पीएम नरेंद्र मोदी ने जल जन कैंपेन जो है वो ऑर्गेनाइज किया है बाय ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ। पॉइंट्स क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर ने ये हाईलाइट किया है कि फ्यूचर में देखा जा रहा है कि वाटर क्राइसिस हो सकते हैं, पानी की कमी हो सकती है, और वाटर सिक्योरिटी जो है वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पानी सभी को बचाना चाहिए, राइट। ही ऑल्सो स्ट्रेस द फैक्ट दैट इफ देर इज वाटर देन ओनली देर इज अ फ्यूचर। उन्होंने इस बात पे बहुत स्ट्रेस दिया है, जोर दिया है कि अगर पानी है तभी फ्यूचर है, राइट। He also mentioned to secure the future we will have to make efforts from today itself. फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हमें आज से ही काम करना पड़ेगा। टुडे द कंट्री इज लुकिंग एट वाटर एज अ होप फॉर टुमारो। आज कंट्री पानी के लिए जो देख रही है वो कल की उम्मीद है, ठीक है। PM is satisfied to know that the country is now taking forward the initiatives of water conservation in the form of mass movement. PM satisfied है ये जान के जो कंट्री जो है वो अब क्या करेगी, वाटर कंजर्वेशन को के इनिशिएटिव को अब फॉरवर्ड करेगी और एक मास मूवमेंट बनेगा, ताकि लोगों के अंदर भी अवेयरनेस जागे कि पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट और इसे वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर PM stated that initiatives like Jal Jan campaign taken forward by Brahma Kumari's organization. उन्होंने देखा कि जो जल जन कैंपेन है वो ब्रह्मा कुमारी की ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएटिव लिया है, ताकि वाटर कंजर्वेशन मूवमेंट जो है उसे एक नई ताकत मिल सके। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी इलेबोरेट किया है कि गंगा रिवर जो है वो और साफ किया जा रहा है और इसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज है, ताकि फ्री ऑफ पोल्यूशन हम हो सकें। कैंपेन जैसे कि नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट हो गई है ऑन द बैंक्स ऑफ गेंजेस, लाइक वाटर पोल्यूशन, द डिप्लेटिंग ग्राउंड वाटर टेबल, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी कंट्री के लिए। ड्यूरिंग द ओकेजन ही हाईलाइटेड हिज रिलेशंस विद द ब्रह्मा कुमारीज। उस ओकेजन के टाइम में उसने क्या हाईलाइट किया है, ब्रह्मा कुमारीज के साथ उनके क्या रिलेशंस है, कैसे रिलेशंस है, एंड सेड देयर स्पिरिचुअल मूवमेंट इज इंस्पायरिंग। और बता रहे थे कि उनके जो स्पिरिचुअल मूवमेंट है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। अब जल जन अभियान क्या है, इसे PM नरेंद्र मोदी जी ने एक जॉइंट इनिशिएटिव जल शक्ति ब्रह्मा कुमारी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर स्टार्ट किया है। ये लॉन्च किया गया था इस एम से कि पानी को कंजर्व किया जा सके ह्यूमन और ह्यूमैनिटी के लिए। ये कैंपेन जो है वो इंक्रीज करेगा पब्लिक पार्टिसिपेशन, ताकि हम लोग जब पार्टिसिपेट करेंगे तभी पानी कंजर्व किया जाएगा, बिकॉज वी are the part of this family of this country, and if we will not try to conserve water तो फ्यूचर के लिए आप क्या छोड़ोगे आगे की जनरेशन के लिए, राइट। ब्रह्मा कुमारीज ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हैदराबाद में ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है। आज इसका हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है। इसके ऑर्गेनाइजेशन थे लेखराज कृपलानी, ठीक है, ऑर्गेनाइजर फाउंडर। आज इसे OM बाबा नाम से भी जाना जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह स्प्रेड है इस मूवमेंट से कि पानी को बचाया जा सके। 1980 में ये ऑर्गेनाइजेशन है रजिस्टर किया गया है विद UN डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। और 1983 में ये रिसीव किया है कंसल्टेटिव स्टेटस फ्रॉम यूनेस्को। क्या किया है, कंसल्टेटिव जो स्टेटस है वो यूनेस्को से इन्हें मिला है, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारा है मिशन अंत्योदय सर्वे 2022 एंड 23। जो भी गांव के लोग हैं उन्हें जो एड है, जो हेल्प है वो प्रोवाइड हो सके, इसके लिए मिशन अंत्योदय सर्वे जो है वो स्टार्ट किया गया है। ये हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट करंट अफेयर के सेशन में। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट हैव अ लुक हियर एंड इसके बाद 82 से मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी अगेन, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसलिए बता दिया आपको कि जो भी रूरल डेवलपमेंट या पंचायती राज होगा वहां पर पॉवर्टी फ्री इंडिया बन सके, उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स है वो एड, वो हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से, स्कीम की तरफ से मिल सके, इसीलिए अंत्योदय सर्वे जो है वो स्टार्ट किया गया। अब ये चीज़ क्या है, क्यों स्टार्ट किया गया और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये हम नेक्स्ट करंट सेशन में पढ़ेंगे। ओके, this is your homework, you all have to read this. Okay students, so for this students, thank you so much, have a nice day, keep learning and keep revising.